हेलो, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन से एक टॉक्सिक पर्सन से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करूँगा और आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा जिनकी मदद से आप नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर सकते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक लेंगे वो होगा कि नार्सिसिस्ट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से आर्ग्यू करने से बचें और कैसे उनके साथ होने वाली बहस को रोका जाए। आइए तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी। मतलब एक समय में हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है वो हमारे लिए बिल्कुल कांस्टेंट दिखाई पड़ती है, उसमें कोई भी बदलाव की गुंजाइश हमें दिखाई नहीं पड़ती। मतलब जब एक पर्सन को एक ही टाइम पर पॉजिटिव और नेगेटिव देखने में मुश्किल हो और वो केवल एक ही नज़रिए से एक ही पहलू को देख रहा हो तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी बहुत हावी हो रही है। जैसे कि एक नार्सिसिस्ट जो कि आपसे लड़ाई कर रहा है या बहस कर रहा है वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है, बहुत ऑफेंसिव हो सकता है, क्योंकि उस टाइम उनके अंदर जो गुस्से की और जो बदले की जो भावना आ रही है उसके अलावा उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब वो आपके बारे में, आपके बिहेवियर या आपके वर्ड्स या थॉट्स को लेकर वो बस वही देख रहा है जो उसके दिमाग ने उसको पहले दिखाया है। वो उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन, कुछ भी बदलाव करने में असमर्थ पाता है, खुद को इनकेपेबल होता है, जिसकी वजह से वो एक ही बात के पीछे पड़ा रहता है और किसी भी चीज़ को सच या गलत प्रूव करने में लगा रहता है। मतलब उसके मन में जो उसके विचार हैं, पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, उसमें एक तरह की ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी हो गई है। उसके मन में जो उसे दिख रहा है, मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है, जिस विषय पर वो आर्ग्यू कर रहा है, उसमें एक कॉन्स्टेंसी आ गई है। अब वो बिल्कुल भी इधर उधर होकर कुछ और देखने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना। और यही वजह होती है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है एक नार्सिसिस्ट के साथ। ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हैं, इररिलेवेंट हैं, या उनको बड़े आसानी से रफा दफा किया जा सकता था, पर उनकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। और मारपीट पर भी वो उतर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, बिल्कुल रिश्ता तोड़ने तक बात पहुंच जाती है सिर्फ एक छोटे से आर्गुमेंट की वजह से। अगर एक नार्सिसिस्ट अक्सर बड़ा वायलेंट रहता है, एग्रेसिव नेचर का है, तो बहुत छोटी सी बात पर भी वो अपने पार्टनर को मारने पर उतारू हो जाता है या वो चीज़ें तोड़फोड़ करने लग सकता है। कैसा भी उनका टाइप हो या कैसे भी उनका नेचर या उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो, एक नार्सिसिस्ट के अंदर हमेशा एक टेंडेंसी रहती है कि वो बड़ा फ्रेजाइल रहता है। मतलब वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपना कंट्रोल खो सकता है। वो बहुत इजीली ऑफेंडेड फील करते हैं। ऐसा लगता है कि छोटी सी बात से उन्हें ऑफेंड किया गया, उनको बुरा महसूस कराया गया, और ऐसे में वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को एक्यूज़ कर सकते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो बड़े सेल्फिश हैं, वो उनकी इज्जत नहीं कर रहे, डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे में वो सिर्फ अपनी नीड्स को ही आगे रखते हैं। ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी में वो सिर्फ अपनी ही ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए वो अपने विक्टिम को एकदम ब्लेम करने को तैयार रहते हैं। उनकी नज़रों में पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो अगर उनका पार्टनर कुछ और भी कह रहा होगा या वो किसी और बात के लिए उनका ध्यान दिला रहा होगा, तो उन्हें लगेगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही और ये एक इंसल्ट है, जैसे कि उनकी कदर नहीं की जा रही। साइकोलॉजिस्ट जब अक्सर काउंसलिंग में या थेरेपी में लोगों से डील करते हैं और लोगों में जब बहुत स्ट्रॉन्ग नार्सिसिस्ट हैबिट्स होती हैं या उनकी इस तरह के बिहेवियर्स बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं, तो अक्सर ये समझने में मुश्किल होती है, इनफैक्ट एक पर्सन को भी समझाने में मुश्किल होती है कि ये जो बिहेवियर है ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी वाला, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने वाला, ये कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। ये उनकी इच्छा से इंटेंशनली हो रहा है या अनइंटेंशनली, बस उनका नेचर ही ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा होने लगता है। तो इसलिए ये कहना कि वो जानबूझ के किसी का नुकसान कर रहे हैं या किसी का नुकसान करने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं है, उनको अपनी इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं है, इन दोनों बातों के बीच अक्सर फ़र्क कर पाना कई मामलों में मुश्किल होता है। नार्सिसिस्ट से बहुत सीवियर लेवल का विरोध, ऑपोजिशन एक्सपेक्ट करके रखें। एक नार्सिसिस्ट से लड़ना एक आम लड़ाई की तरह नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी और पर्सन से आर्ग्यू करते हुए आप एक्सपीरियंस करेंगे। ये बिल्कुल एक नया और बिल्कुल ही अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा।
उनके हाइपर सेंसिटिव नेचर की वजह से और क्योंकि उनमें एम्पैथी करीब करीब बिल्कुल नहीं है, इस वजह से उनका दिमाग कुछ इस तरह से वायर्ड है, इस तरह से बना हुआ है कि वो अक्सर एब्यूजिव ही पाए जाएंगे। इसीलिए ये बहुत नॉर्मल है कि वो आपके या किसी भी दूसरे पर्सन की ज़रूरतों और उनके ओपिनियंस के लिए ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग रखें। बिल्कुल भी शायद उसे कंसिडर करने को तैयार ना हो कि दूसरा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में वो थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा ऑफेंस की तरह ले लेंगे। एक नार्सिसिस्ट का जो रेज होता है उसके कई लेवल्स होते हैं। कभी कभी तो वो अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और कई घंटों तक बिना बात किए, बिना उनसे इंटरेक्ट किए वो उनको इग्नोर कर सकते हैं। या कई बार वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीख चिल्ला सकते हैं, लड़ सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं या चीज़ें तोड़ सकते हैं, जिसमें कि वो अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचाएं या उसको कुछ बुरा बुरा बोलकर उसको इमोशनली हर्ट करें या उसकी इंसल्ट करें, या जैसे अक्सर वो कुछ नाम बुलाते हैं, इस तरह से भी वो अपने पार्टनर को ऑफेंड कर सकते हैं। या कई बार वो बस वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ से वॉकआउट कर लेंगे और फिर किसी और के साथ जाके सो जाएंगे, कोई अपने पेरेंट्स या अपने कोई दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ, और वो भी इतने कैलकुलेटिंग मैनर में कि उन्हें पता चल रहा होगा कि वो किस तरह से ऐसा करते हुए आपको हर्ट कर रहे हैं। बहुत ही ठंडे तरीके से वो आपके साथ पेश आएंगे। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ अपने को ऐसी ही पोजीशन में अक्सर पाते हैं तो इस तरह की सिचुएशन को और उसके इफेक्ट को कम करने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, जैसा कि मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी है कि इस सिचुएशन में आई हुई गर्मी को थोड़ा शांत किया जाए। तो इस बारे में कुछ स्ट्रेटजीज हेल्पफुल हो सकती हैं। जैसे पहली स्ट्रेटजी हुई कि नार्सिसिस्ट के साथ सही या गलत प्रूव करने के आर्गुमेंट में ना पड़ें। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जब आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ किसी तरह का आर्गुमेंट जीत पाएंगे। भले ही वो कभी कभी गलत भी होंगे, पर आप पाएंगे कि कभी भी वो उसको एडमिट नहीं करेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें हर उस नेगेटिव इमोशन के लिए जो उन्होंने महसूस की है। इनफैक्ट आप क्या महसूस करते हैं वो उसके लिए भी कहेंगे कि आप ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि वो अपनी उस इमेज को हमेशा बनाकर रखना चाहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और वो कभी कुछ गलत नहीं करते। वो अपने को बिल्कुल सेल्फ राइटियस मैनर में आपके सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी, कोशिश करें कि उनके साथ आप एम्पैथाइज करें कि वो कैसा फील कर रहे हैं इसको लेकर। बहुत सारे लोग जो कि एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होते हैं उनमें एम्पैथी तो अक्सर होगी ही, तो उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी अनहेल्दी तरीके से एम्पैथाइज करने की बजाय ज़रूरी है कि हेल्दी तरीके से एम्पैथाइज किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा एम्पैथेटिक लोग भी कई बार किसी ऐसे पर्सन के साथ एम्पैथी नहीं दिखा पाते जो कि उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको धिक्कार रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी एम्पैथी को सही तरह से यूज़ किया जाए, और ऐसे में ना ही सिर्फ आप खुद को संभालेंगे, उस टाइम उस आर्गुमेंट को भी आप काफ़ी अच्छे से संभाल पाएंगे। तो अगर कभी आपको लगे कि एक आर्गुमेंट के दौरान आपको साइडलाइन कर दिया गया है या आपको ब्लेम किया जा रहा है, तो ऐसे में नार्सिसिस्ट को शांत करने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा कहें, जैसे जो मैंने कहा या जो मैंने किया मैं समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ कि उससे तुम हर्ट हुए होगे, और मैं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ कि मेरी उस बात से या एक्शन से आप काफ़ी एंग्री हो गए हैं, काफ़ी गुस्सा आ गया है आपको। ऐसा कहने से आप नार्सिसिस्ट को कुछ ऐसा यकीन दिलाते हैं कि आप अपनी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हैं, पर फिर भी अंदर से आप जानते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही आप एक नार्सिसिस्ट की गलती को बेवजह माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद वो ठीक कह रहा होगा। नहीं, यहाँ आप खुद को कुछ बहला फुसलाकर कन्विंस नहीं कर रहे। यहाँ आप बड़े स्मार्टली और बहुत ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, और अपने बिहेवियर से पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है नार्सिसिस्ट पर उसकी भी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी अगर स्टिमुलस आएगा तो उसका कोई रिएक्शन तो आएगा ही। और बहस के दौरान कई सारी ऐसी बातें आप भी करेंगे जिससे कि नार्सिसिस्ट को ऑब्वियस सी बात है नुकसान तो पहुंचेगा, इमोशनली तो हर्ट वो होगा। तो आपको सिर्फ उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है जितना कि आप देख पाएं कि हाँ, ऐसा कहने से सामने वाला रिएक्ट कर सकता है, जो कि किसी भी पर्सन के लिए शायद पॉसिबल होगा रिएक्ट करना। पर
नार्सिसिस्ट जिस तरीके का मैनिपुलेटिव ट्रैप क्रिएट करता है, या जो वो आपको धिक्कारने लगता है या आपके ऊपर बहुत सारा ब्लेम डालता है, चीखता चिल्लाता है, बहुत सारे दूसरे जो उसके एब्यूजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज नहीं करना। आपको इस चीज़ के लिए एम्पैथाइज नहीं करना कि नार्सिसिस्ट क्या सोचता है, कैसे उसको बदलना है, या वो आपसे क्या बदलने की चाह रखता है। बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं पड़ना। सिर्फ आपको उस मोमेंट में जो आपका बिहेवियर था, उसके लिए जो आपने एम्पैथाइज किया, जिसका कि इम्पैक्ट पड़ा एक नार्सिसिस्ट पर, बस उसी के लिए आपको एम्पैथाइज करना है, दैट्स इट। और ये कहते ही, ये बोलते ही वहाँ से हट जाना है। बहुत ज़्यादा इसके लिए जस्टिफिकेशंस नहीं देनी या बहुत ज़्यादा खुद को अपोलोजाइज नहीं करना। बस आपको लिमिटेड स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें जिसमें कि आप तू तुम बोलें या मैं मुझे का प्रयोग करें, जबकि इसकी जगह हम बोलें। मतलब यू आई मी ऐसे वर्ड्स का यूज़ करने की बजाय वी अस ऐसे वर्ड्स यूज़ करें। इस तरह से आप इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि केवल एक पर्सन जिम्मेदार नहीं है बहस के लिए या जो भी इशू हुआ है उसके लिए, जबकि आप दोनों की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना पूरा ब्लेम आप पर आएगा, ना पूरा ब्लेम उस पर जाएगा, और थोड़ा थोड़ा जो भी आप दोनों का हिस्सा है, अपनी अपनी गलती है या अपना अपना जो भी आप दोनों ने एक्शन या वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसकी आप जिम्मेदारी ऐसे में ले पाएंगे। हालांकि इस पर भी एक नार्सिसिस्ट काफ़ी आग बबूला हो सकता है, क्योंकि ऐसे में आपने जुर्रत दिखाई कि आपने खुद को डिफेंड करना चाहा, और बड़े होशियारी के साथ आपने एक नार्सिसिस्ट को ऐसा दिखाना चाहा कि भाई सिर्फ उनकी गलती नहीं है, हम दोनों की गलती है। क्योंकि ऐसे में आप कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रहे हो कि भाई ठीक है, मैं तो गलत हूँ, पर साथ ही आप भी गलत हो, आप नार्सिसिस्ट को भी गलत ठहरा रहे हो। पर फिर भी किसी भी आर्गुमेंट को या बहस को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इस बात पर अड़े रहें, और जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है थोड़ा बहुत ही सही इस तरह से दें कि नहीं, आप दोनों का इसमें एक मिला जुला रोल है, मिली जुली भूमिका है, और उसको ही समझाने की कोशिश करें। बस इस बात से टस से मस ना हो, बदलें ना अपना नैरेटिव, अपना ओपिनियन ना बदलें, और ऐसा ना हो कि आप हम अस वी कहते कहते आई मी यू पे आ जाएं, क्योंकि तू मैं करने से आर्गुमेंट बढ़ता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उस डिस्कशन या उस आर्गुमेंट को बढ़ने से रोकने के लिए आप एक ही टाइप के ओपिनियन पर अड़े रहें, और उसमें फोकस जो हो वो हम दोनों को लेकर हो, ना कि मैं या तू इस तरह का कोई आर्गुमेंट हो। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, उनसे पूछें कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। नार्सिसिस्ट अक्सर इस बात को बहुत पसंद करते हैं जब वो केवल खुद ही के बारे में बात करते हैं, या किसी भी डिस्कशन में वो सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, या वो जब दिखाना चाहते हैं कि वो किसी टॉपिक के बारे में कितना ज़्यादा जानते हैं, कितनी ज़्यादा उनकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है। तो जिस तरह से आप एक बच्चे को किसी खिलौने से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसी तरह से आप एक नार्सिसिस्ट को भी उस मोमेंट में डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी नई चर्चा, किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन करके, ताकि आप उस बहस से उनका ध्यान हटाकर किसी अलग टॉपिक की कन्वर्सेशन पर उनका ध्यान ले जाएं। हालांकि ये बहुत कॉमनली काम नहीं करेगा। कई बार बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट या आर्गुमेंट हो जाता है, उस टाइम पर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। पर अक्सर रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में, खासकर कि जब कोई आर्गुमेंट शुरू हो रहा हो, तब आप ये स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, जहां आप आर्गुमेंट को बदलने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए वहां से एक नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। या जब बहस करके, बहुत लड़ाई करके बातचीत ख़त्म हो जाती है, तो कोशिश करें कि कोई नया टॉपिक ज़रूर ले आएं, बात पलट दें, टॉपिक ज़रूर बदल दें। उससे डिस्ट्रैक्शन होगी, नए टॉपिक पर ध्यान जाएगा, और शायद नए टॉपिक पर ध्यान जाने से इमोशंस भी शांत हो जाएंगी। मतलब बहुत देर तक, बहुत लंबे टाइम तक अपनी उन आर्ग्यूमेंट्स में जो बातें कही गई हैं, जो चीज़ों को लेकर आप या वो हर्ट हुए हैं, उसको कंटिन्यू ना किया जाए लंबे टाइम तक। बात पलट ज़रूर दी जाए, क्योंकि जितना आप बातचीत बंद करेंगे, जितना ज़्यादा आप साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, उतना ज़्यादा आपके मन में वो बातें बनी रह जाएंगी, और एक ही टॉपिक जो है वो लड़ाई का मुद्दा बना रहेगा। इसलिए क्योंकि आप लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, कई सालों से उस रिलेशन में हैं, तो ज़रूरी है कि जब भी किसी बात पर बहस हो, उसको जल्दी से जल्दी भुलाकर किसी नए टॉपिक पर अपनी कन्वर्सेशंस इनिशिएट कर दी जाएं। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक नार्सिसिस्ट से ही एडवाइस ले सकते हैं। नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट महसूस होता है, बहुत प्राउड लगता है उनको खुद पर, जब आप उनके साथ एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और अपने किसी काम को उनके थ्रू पूरा कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि उनके बिना वो काम नहीं हो पाएगा, और उनकी रजामंदी या उनका एफर्ट जो है उसमें ज़रूरी होगा।
क्योंकि ऐसे में उनको लगता है कि वही एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो उस काम में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं या वो उस काम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वो ऐसे में सुपीरियर महसूस करते हैं, और क्योंकि उनको बड़ा महसूस होता है, इंपॉर्टेंट महसूस होता है, इसलिए आप उनको ठंडा कर सकते हैं और आर्गुमेंट ख़त्म करके उनको इस तरह के किसी काम में लगाकर, जहां आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं या उनसे कोई फेवर ले रहे हैं, आर्गुमेंट में जिन टॉपिक्स पर बहस हुई, जिस चीज़ के लिए आप हर्ट हुए या वो हर्ट हुए, उधर से ध्यान हटकर वो थोड़े नरम दिल बन जाते हैं और ऐसे में वो ठंडे हो जाते हैं। ये जो सारी स्ट्रेटजीज हैं ये तब काम आएंगी जब आप पूरी तरह से एक नार्सिसिस्ट की लाइफ से नहीं निकल पाते और जैसे तैसे करके आपको नार्सिसिस्ट के साथ रहना ही पड़ता है। जैसे कि कोई पेरेंट हो सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई हो सकता है, या कोई और व्यक्ति जिसके साथ आपको लंबे टाइम तक रहना पड़ता हो। तो ऐसे में ज़रूरी है कुछ सॉफ्ट स्ट्रेटजीज को यूज़ करने का, जैसा कि यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप नार्सिसिस्ट के जो बेसिक नेचर है उसी को अपने फ़ायदे में यूटिलाइज करें, उसी से आप आर्गुमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करें। आपको कुछ नया, कुछ अपनी तरफ से नहीं करना, बस जो नार्सिसिस्ट ऑलरेडी करना जानता है उसी को यूटिलाइज करना है, उसी के मेंटल रिसोर्सेज को यूज़ करना है ऐसे में आपको। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, वो जो दाना डालते हैं या वो जो कांटा फेंकते हैं आपको फंसाने के लिए, उसमें फंसे ना। क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसा मानता है कि आपने उनको बहुत बुरी तरह हर्ट किया है, इसलिए वो आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो बदला लेने के लिए वो अक्सर किसी भी आर्गुमेंट में पुरानी बातों को सामने लाने की कोशिश करेगा, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करेगा। मतलब आपके मुंह पे वो कुछ ऐसी बातें करेगा कि भाई आपने पहले मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, न जाने कहां कहां से पुरानी पुरानी बातें उठा के वो ले आएगा आपके साथ आर्गुमेंट में। और साथ ही आपको वो ये भी दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो आप कितने सेल्फिश हो, आप अभी भी सेल्फिश हो रहे हो, पहले भी तुमने अपनी मर्जी से ये सब किया है। तो ऐसे में बहुत टॉक्सिक आर्गुमेंट हो जाएगा और ऐसे में वो हर पॉसिबल कोशिश करेगा पुरानी बातें निकाल निकाल के आपको ब्लेम करने की और आपको नीचा दिखाने की। उनका ऐसे में जो मेन मकसद होता है वो होता है कि आप इमोशनली रिएक्ट करो। ऐसे में आपका बेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप बिना कोई कमेंट दिए उनकी इन बातों को इग्नोर करो। यही वो ऐसा टाइम होता है जब आपको उनकी बातों को इग्नोर करना होता है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, तो आप उनके साथ बहस को एंकरेज करोगे। उनके द्वारा की गई बातें जो वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, पुरानी बातें निकाल निकाल कर ला रहे हैं, उनसे आप खुद को भी उकसाओगे और नार्सिसिस्ट को भी उकसाओगे। ऐसे में जहां से बात शुरू हुई थी वहां से चलती चलती वो और कई नए टॉपिक्स पर एक्सटेंड हो जाएगी और एक बहस का मुद्दा कई सारे दूसरे बहस के मुद्दे खड़े कर देगा। तो एक तरफ जहां आप आर्गुमेंट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये बहस बंद हो, तो वहीं आपके थोड़े से रिएक्शन से भी बात बिगड़ जाएगी और वो जो छोटा सा टॉपिक था वो बड़ी बहस का रूप ले लेगा। इसलिए बहुत रिएक्ट नहीं करना। ये नहीं कि उन्होंने अगर बदला लेने के लिए आपसे पुरानी बातें करनी शुरू कर दी तो आप भी उनसे बदला लेने के लिए उन्हीं की तरह रिएक्ट करना शुरू करें और उनको भी वैसे ही बेइज्जत करने की कोशिश करें जैसे कि वो आपसे कर रहे हैं। अक्सर यही होता है हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स और बच्चों में, जब इस तरह की बहस हो रही होती है कोई भी ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ, जब आप बहस कर रहे होते हैं, तो अक्सर बहस में दोनों लोग एक दूसरे को पूरी कोशिश करते हैं कि बेइज्जत किया जाए, दूसरे के सामने या किसी तीसरे इंसान के सामने उनको बेइज्जत करा जाए, उनको नीचा दिखाया जाए। क्योंकि ऐसे में कई बार जब बहस होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ में बहस हो रही है, तो वो घर के दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और ऐसे में जो डिबेट है या जो आर्गुमेंट है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, इतना ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है कि एक बहस जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से बढ़ते बढ़ते कई सारे अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं उसमें, और ऐसे में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हस्बैंड की फैमिली और वाइफ की फैमिली भी जब इन्वॉल्व हो जाएं तो वो बहुत ही अनहेल्दी आर्गुमेंट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि ऐसे आर्गुमेंट्स को शुरुआती स्टेजेस पर ही रोक दिया जाए, और शुरुआती स्टेजेस पर ही रोकने का एक ही तरीका है कि आप बहस को बढ़ाने से बचें। आप खुद को रोकेंगे तो नार्सिसिस्ट को भी रोकेंगे। ना आप उसको ज़्यादा तेल देंगे, मतलब फ्यूल नहीं देंगे, ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे, और ना ही आप उसके चंगुल में फंसेंगे। तो हो सकता है कि उसका कुछ बोलने से आप प्रोवोक हो जाएं, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोवोक नहीं होना। आपको उस टाइम पर ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोवोक हो गए तो बात बिगड़ जाएगी, बहस बढ़ जाएगी। तो ऐसे में बहस को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि उनकी किसी बात पर रिएक्ट ना किया जाए। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, उनसे किसी माफ़ी की उम्मीद ना रखें। एक नार्सिसिस्ट कभी ये एडमिट नहीं करेगा कि वो गलत है, तो इसलिए उनसे उम्मीद भी ना रखें, उनसे पूछें भी ना। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है ध्यान में रखना, कि आपको ये पता हो कि जो भी आपके साथ किया गया है, जो भी आपके साथ हुआ है, वो आप डिज़र्व नहीं करते। ऐसा ट्रीटमेंट आप डिज़र्व नहीं करते। आप इस लायक नहीं हैं कि आपके साथ बुरा ट्रीटमेंट किया जाए।
जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसके लिए आप पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं हैं और आप ऐसा डिज़र्व नहीं करते, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसीलिए अगर आप अपने नज़र से एक नार्सिसिस्ट को कुछ दिखाने की कोशिश करें, रियलिटी या अपना व्यू पॉइंट दिखाने की कोशिश करें, तो ये सब समय की और ऊर्जा की बर्बादी है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इसलिए अपना व्यू पॉइंट उनको दिखाने की कोशिश ना करें। ना ही आप ये उम्मीद करें कि वो आप ही की तरह अपने बिहेवियर या अपने व्यू पॉइंट को प्रोसेस करने का प्रयास करें। मतलब ऐसा ना हो कि आप कहें कि चलो आओ बैठकर बात करते हैं, कि देखो तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, तुम कहाँ सही थे, मैं कहाँ सही थी, तुम कहाँ गलत थे, मैं कहाँ गलत थी। इन सब चक्रों में भी नहीं पड़ना। बहुत ज़्यादा रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो कभी नहीं मानेंगे अपनी गलती। उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा, बहुत मुश्किल होगा ये याद कर पाना या ये रियलाइज कर पाना कि जो आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ था वो शायद उनकी गलती से शुरू हुआ था, या शायद वो इतनी छोटी बात पर शुरू हुआ था। क्योंकि वो ऐसा ही दिखाएंगे, ऐसा ही मानेंगे कि जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है, और जो वो कहना चाह रहे हैं या जो वो करना चाह रहे हैं वो बेहद ज़रूरी है। उनको अगर लगता है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो उन्हें लगेगा कि हाँ वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी इंसिडेंट को या किसी भी बहस के मुद्दे को छोटा सिद्ध करना या उसमें किसी भी तरह से उनको अकाउंटेबल ठहराना, इसका कोई फायदा नहीं है। कहीं नहीं पहुंचोगे आप ऐसे में। इसलिए बेस्ट है कि उनको अकेला छोड़ दो, अपने को अकेला रखो, ना उनसे माफ़ी की उम्मीद करो। चाहे आप कहें कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया, या आप कहें कि आपने उनके साथ कंपैशन रख दिया, या सिंपली आपने उस बहस को अवॉइड करके अपने साथ एक नरमी बरत ली, अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ी देर के लिए बचा लिया। चाहे आप ये देखें कि आपने अपनी इमोशन की जिम्मेदारी ली, चाहे आप ये देखें कि आपने आर्ग्यूमेंट प्रिवेंट करके रिलेशन को और बिगड़ने से रोका, चाहे आप ये देखें कि इस आर्ग्यूमेंट को बचाकर, इग्नोर करके या उनसे माफ़ी की उम्मीद ना करके शायद आपने अपना ही दिल बड़ा किया। कैसे भी करके आपको कोशिश करनी है कि आप उनके साथ बहस में ना पड़ें, ना ही आप उनके साथ कोई माफ़ी की उम्मीद रखें। इसीलिए ज़रूरी है कि जितना भी पॉसिबल हो सके बहस के मुद्दे ख़त्म किए जाएं, बहस के मुद्दे बढ़ने से रोके जाएं, बहस के जो बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनको बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए। इनिशियल स्टेजेस पर अगर आप एक नार्सिसिस्ट की करतूत को पहचान कर उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट रिएक्शन देकर अगर आप संभाल सकते हैं खुद को और उस आर्ग्यूमेंट को, तो ही अच्छा है। क्योंकि वो नार्सिसिस्ट कभी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप ही को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके हाथ में होगा। इसलिए ना नार्सिसिस्ट से कुछ उम्मीद करनी है, ना उसके साथ बहस करने में कुछ हमदर्दी को एक्सपेक्ट करना है, ना ऐसा उम्मीद करना है कि वो कुछ समझेगा, देखेगा, जानेगा। सब आपको ही करना है। यहाँ पर आप ही को वहाँ से धीरे धीरे साइड हो जाना है। तो जितना जल्दी हो सके उतना पहचानने की स्किल डेवलप करनी है। इसके लिए आपको खुद को भी समझना है, नार्सिसिस्ट को भी समझना है, और आमतौर पर आप दोनों की जो बहस होती है वो कैसे टॉक्सिक हो जाती है और कैसे वहाँ पर बुरे बुरे कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ते हैं, इसका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उससे लर्न करके समझ के आपको दिमाग में रखना है। और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आर्ग्यूमेंट्स को रोका जाए। तभी आप पूरी तरह से एक नार्सिसिस्ट के साथ खुशी खुशी रह पाएंगे, एक मेंटल पीस मेंटेन कर पाएंगे। इस वीडियो में दी गई टिप्स पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। जो भी जानकारी दी उम्मीद है आपको हेल्प करेगी। वीडियो सीरीज के साथ बने रहें और भी दूसरी वीडियोस देखते रहें, सुनते रहें। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।